हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए अभी अपन लोग आरजीपीवी का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा हमारा जो सिलेबस है उसको देख रहे हैं। और लास्ट क्लासेस में हमने कुछ बातें जानी थी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब हमने देखा। अब हम लोग आज देख रहे हैं, अच्छा इसके बाद हमने रिजोल्यूशन देखा। रिजॉल्व करना मतलब क्या कहलाता है? एक फोर्स को नंबर ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो तोड़ना हमने सीखा, अब हम जोड़ना सीख रहे हैं। जोड़ने को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। दैट इज नोन एज व्हाट? कंपोजिशन और कंपाउंडिंग। कंपोजिशन और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। जैसे सपोज ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। आप एक आर्बिट्री शेप भी ले सकते हैं, and there is a number of forces acting on that body, suppose F1, F2, F3 and so on. So what happened? इन सभी नंबर ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, इसके तरीके हैं, वो सभी तरीके अपन वन बाय वन देखेंगे। तो नंबर ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना, और उस सिंगल फोर्स को ही नाम दिया गया है रिजल्टेंट फोर्स। उस सिंगल फोर्स को ही नाम क्या दिया गया है? रिजल्टेंट फोर्स। और इस पूरी मेथड को बोलते हैं कंपाउंडिंग या कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स दैट मींस व्हाट? दैट इज अ सिंगल फोर्स जो हमने इन सभी फोर्सेस से बनाया, और वो एक सिंगल फोर्स हमारा कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन या कंपाउंडिंग। तो आई होप आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग होती क्या है, राइट। अब मतलब हमने इन सभी को क्या किया? एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। सपोज ये एक सिंगल फोर्स क्या बन गया भाई? ये कुछ बन गया आर। तो क्या होगा? ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगी। तो ये जो नंबर ऑफ फोर्सेस पे लगे हैं, उनसे हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने की मेथड जो है वो देखेंगे। और ऐसे डिफरेंट मेथड्स आएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आएंगे। वो जो टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं उनको हम सिस्टम ऑफ फोर्सेज बोलते हैं, वो भी अपन देखने वाले हैं। आई होप आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गई होगी, कंपाउंडिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, और एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएंट। इक्विलिब्रिएंट क्या होता है और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? ये आरजीपीवी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये आरजीपीवी में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2002 में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रिएंट। देखो, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? when the number of forces are acting on a body and the body is in equilibrium state, if this system converted into a simplest system, that is only one force is acting on the system and the body is in the same equilibrium state, this single force is known as resultant force। जो मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन या कंपाउंडिंग। और उस सिंगल फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो ऐसा जब हम करते हैं और उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब इक्विलिब्रिएंट क्या होता है कि दिस रिजल्टेंट फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है, काज द बॉडी टू मूव। एग्जैक्टली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बॉडी को मूव कराएगा। नाउ इफ अनदर फोर्स विच इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब आप समझना कि जैसे ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हुए, उसके कारण रिजल्टेंट फोर्स आ गया ये। तो अगर हमने इस रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रखेंगे, मतलब सपोज अगर ये 10 न्यूटन का आया है तो इसी के इक्वल एंड अपोजिट हमने यहां पर भी 10 न्यूटन का एक और फोर्स लगा दिया, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? इक्विलिब्रिएंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रिएंट। दैट इज नोन एज व्हाट? इक्विलिब्रिएंट। ऐसा करने पर क्या होगा? देखो, अगर एक सिंगल फोर्स आया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन अगर हमने इसके इक्वल एंड अपोजिट और कोलिनियर एक फोर्स लगा दिया तो डेफिनेटली क्या होगा? ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये जो करते हैं और इसके इक्वल एंड अपोजिट जो एक फोर्स लगा दिया हमने, उसी को बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रिएंट। ठीक, द फोर्स विच बिगिन द सेट ऑफ द फोर्सेज इन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द इक्विलिब्रिएंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रिएंट बोलते हैं।
This equilibriant force is equals to the resultant force in the magnitude but opposite in the nature, that means the direction. तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट। तो इक्विलिब्रेंट और रिजल्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं अब, तो अब बात आती है सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। देखो बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं हमारी, अगर हम एक रूम को ही देख लें तो उस रूम में बहुत सारे फोर्सेस हैं, इस वॉल पर अलग है, इस वॉल पर अलग है, सामने वाली वॉल पर अलग है, ऊपर अलग है, रूफ पर अलग है, बेस पे अलग है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि सब जगह पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस की स्टडी करने में हमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और उस सिंगल फोर्स में कन्वर्ट नहीं किया हमने, उसके लिए अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बना दिए। वो सिस्टम हमारे कहलाते हैं फोर्स सिस्टम। In the practical application, we have observed that the number of forces are acting on a body in a different manner, and such type of system is called the force system. तो अगर हम इनको एक सिस्टम में बना देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम। अब फोर्स सिस्टम बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली फोर्स सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है कोप्लेनर और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर नाम से पता चल रहा है, को मतलब सेम, और प्लेनर मतलब प्लेन। तो अगर एक ही प्लेन पर, अब प्लेन मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में समतल होता है ना, तो एक ही प्लेन पर अगर आपने क्या किया, फोर्सेस को लगाया। अब एक ही प्लेन का मतलब क्या है, जैसे ये एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई एक प्लेन होगा, ये एक्स वाई क्या है, एक प्लेन है, तो ये एक प्लेन है। तो अगर हमने सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर ही फोर्सेस को लगाया तो उन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर फोर्सेस, राइट। अब कोप्लेनर फोर्सेस मतलब टू डायमेंशन। आप ये भी याद रखना कि कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, कोप्लेनर का मतलब होगा टू डायमेंशन। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, द कोप्लेनर मींस व्हाट, टू डायमेंशन। हम सिर्फ एक्स और वाई में जाएंगे। नॉन कोप्लेनर का मतलब होगा थ्री डायमेंशन, क्योंकि उसमें प्लेन चेंज हो सकता है। जैसे ये एक्स और वाई, तो ये प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है, राइट। ये वाला प्लेन जो है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा वाई जेड प्लेन है, और ये जो ग्राउंड पर है, जमीन पर है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तीन प्लेन यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कोप्लेनर में बात करें, तो सिर्फ एक ही प्लेन की बात होगी, एक्स वाई प्लेन की बात होगी। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को बहुत डिटेल में, तो एक बात बस ध्यान रखना कि प्लेन क्या होता है और एक्सिस क्या होती है। जैसे ये हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है, तो इसका ये सेंटर होगा, इस सेंटर से एक एक्सिस पास होगी, ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे भी एक सेंटर होगा, उधर से भी एक एक्सिस पास होगी, और यहाँ से भी एक होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन एक्सिस दिखाई दे रही है, लेकिन इसके प्लेन भी होंगे। प्लेन क्या होंगे, तो एक प्लेन ये होगा, एक प्लेन ये होगा, और एक प्लेन ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने प्लेन हो गए बेटा, तीन प्लेन हो गए। और प्लेन कैसे नाम दिए जाते हैं, तो प्लेन ऐसे नाम दिए जाते हैं कि अगर ये एक्सिस तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। तो देखो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला है, ब्लू वाला, तो ये कहलाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अगर इस प्लेन की बात करी जाए, ये वाले की, तो ये वाला प्लेन हमारा कौन सा प्लेन है बेटा, ये हमारे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा वाई जेड प्लेन है। और रेड वाला जो प्लेन है हमारा, वो ये वाला प्लेन है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। इस तरीके से ऑब्जर्व करना बड़ा आसान हो जाता है अगर हम देखना चाहें तो, राइट। क्लियर है सभी को बेटा, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? चलो, तो अगर हमने देखा कि हमारे पास कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और नॉन कोप्लेनर का मतलब होगा थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 3D में जाएंगे, यहाँ पर 2D में जाएंगे। अब अगर कोलिनियर फोर्सेस की बात करें, तो कोलिनियर, देखो नाम से समझ में आएगा, कोलिनियर कोप्लेनर, मतलब कोलिनियर का पहले समझते हैं, को मतलब सेम और लीनियर मतलब लाइन। तो अगर सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो कहलाएंगे कोलिनियर फोर्सेस। अगर सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, कोलिनियर। कॉनकरेंट का मतलब क्या होगा, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। पैरेलल, यू नो दैट कि सबकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे की क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, समांतर होगी, राइट। और नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल का मतलब क्या होगा कि ना तो वो एक पॉइंट से पास होंगे और ना ही वो पैरेलल होंगे। तो
तो ना वो पैरेलल है और ना ही वो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। अब कोप्लेनर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 3 टाइप होंगे, एक होगा कॉन्करेंट, दूसरा होगा पैरेलल और तीसरा होगा नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। टेंशन मत लो, ये हमको नहीं पढ़ने हैं, ये ज़्यादा मतलब बस हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, बाकी हमको डिटेल में नहीं जाना है, मतलब इनके रिजल्टेंट को फाइंड नहीं करना है, हमको सिर्फ इनको देखना है और इनके सभी के रिजल्टेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। राइट, फिर से बोल रहा हूँ, कोप्लेनर सेम प्लेन, कोलिनियर सेम लाइन, कॉन्करेंट सेम पॉइंट और पैरेलल सबकी पैरेलल जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस की वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल मतलब ना एक पॉइंट से पास होंगे और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। राइट, तो ये हमारे होते हैं फोर्स सिस्टम। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके 1 बाय 1 सबको देखते हैं। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया है कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही प्लेन में लाई कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, अब कोप्लेनर में पहला हमारा फोर्स सिस्टम कौन सा है बेटा, तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो फोर्सेज एक्ट ऑन अ सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम प्लेन, मतलब जो फोर्सेज हैं वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होंगे। जैसे सपोज हमने मान लिया ये लाइन ऑफ एक्शन है किसी फोर्स की, तो F1 F2 F3 ये सभी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस क्या हैं, ये तीनों कोलिनियर हैं और को प्लेनर भी हैं। तो कोलिनियर कोप्लेनर दोनों हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। और इन फोर्सेस को बोलेंगे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये फोर्सेस हमारे कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेस हैं और इस सिस्टम को हम बोलेंगे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसका एग्जाम्पल होगा कि जो रोप होती है टग ऑफ वॉर की, टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा कि भाई यहाँ कुछ बच्चे खड़े होते हैं ऐसे लाइन से और उनके हाथ में रस्सी होती है, फिर यहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, फिर एक लाइन होती है और आप इनको फोर्स लगाते हो। राइट, आप इनको फोर्स लगाते हो, तो ये आपका क्या है, जो फोर्स रोप पर आने वाला है वो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम है। क्या सभी को ये एग्जाम्पल के साथ समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। डायग्राम जरूर बनाना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर डायग्राम बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया तो। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, एक एक लाइन में डेफिनेशन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आपको काम हो जाएगा। अब कोप्लेनर में दूसरा कौन सा बेटा, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेज थ्रू अ पॉइंट एंड इन अ सेम प्लेन। बेटा एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, जैसे ये कोई हमने बॉडी बनाई और इस पर एक फोर्स लगाया F1, एक लगाया F2, एक लगाया F3, तो ये तीनों ही फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट है और सभी एक ही प्लेन में हैं। तो कॉन्करेंट भी हैं और कोप्लेनर भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे फोर्स सिस्टम को हम बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इन अ सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रॉड रेस्टिंग ऑन द वॉल। ठीक है, तो किसी भी वॉल पर आपका क्या रखा हुआ है, किसी भी रॉड पे जो फोर्सेज हैं जो कि काय पर रेस्ट कर रही है, वॉल पर रेस्ट कर रही है, उस पर लगने वाले फोर्सेज हमारे कौन से होंगे, कॉन्करेंट फोर्सेज। कौन से फोर्सेज होंगे बेटा, कॉन्करेंट फोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ओके, देखिए ये आपके पास कोई प्लेन है और इस प्लेन पर ऐसे फोर्स लगे हुए हैं, तो ये फोर्सेस क्या हैं, कोप्लेनर और पैरेलल है। देखो सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन अ सेम प्लेन। एंड इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे और सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे कि हमारे पास कोई बीम होती है, ये अपन शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ऐसी बीम अगर है तो इस बीम पे जो फोर्सेस का सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा पैरेलल फोर्सेस सिस्टम होगा, क्योंकि सभी फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। सभी फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं,
पैरेलल हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए अगला देखिएगा, कोप्लेनर कॉनकरेंट कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब ना ही कॉनकरेंट है और ना ही पैरेलल है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन नाइदर मीट एट अ पॉइंट नॉर पैरेलल टू ईच अदर, नाइदर मीट एट अ पॉइंट नॉन पैरेलल टू ईच अदर, ना ही एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही एक पॉइंट पर मिल रही हैं, बट ऑल आर ऑन द सेम प्लेन, सभी की सभी एक ही प्लेन पर हैं, तो इसी को हम बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। याद रखना, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब ना ही एक पॉइंट से पास हो रही है, नाइदर पासेस थ्रू अ पॉइंट नॉर पैरेलल, इट्स अ नॉन नहीं, नॉर होना चाहिए ये, नॉर पैरेलल विथ ईच अदर, ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ना ही वो ऐसे होंगी। अब फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ लडार, यस, अगर हमने एक लडार को किसी वॉल पर इस तरीके से रख दिया और कोई बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो इसका जो वेट लगेगा, राइट, इसका जो वेट लगेगा और जो डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे, राइट, वो इसके लिए कैसे होंगे, ना ही वो कॉनकरेंट होंगे और ना ही वो पैरेलल होंगे। देखो आपको क्या ये कॉनकरेंट और पैरेलल दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना ही पैरेलल है और ना ही कॉनकरेंट है, लेकिन एक ही प्लेन पर हैं, सभी के सभी कहां पर हैं? एक ही प्लेन पर हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग देख रहे हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होंगे? व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल द फोर्सेस डू नॉट इन द सेम प्लेन, डू नॉट इन द सेम प्लेन, द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड द नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। मतलब अगर वो एक ही प्लेन पर नहीं है तो उनको हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं, राइट। अब नॉन कोप्लेनर में कौन सा जाएगा बेटा? कॉनकरेंट। मतलब क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये मैंने 3D में एक डायग्राम बनाया, ये एक एक्सिस हो गई, ये एक एक्सिस हो गई और ये एक एक्सिस हो गई, है ना, ठीक है। तो ये एक एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। अब यहाँ पर हम फोर्सेस लगा दें, यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे F1, F2 और F3। क्या हमको दिख रहा है क्या कि ये फोर्सेस एक ही प्लेन पर हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये फोर्सेस एक ही प्लेन पर हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये अलग अलग प्लेन पर हैं? हाँ। क्या ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं? हाँ। तो मतलब कॉनकरेंट है पर कोप्लेनर नहीं है। तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट हो जाएंगे। आया समझ में? जैसे कि ट्राइपॉड जो है उस पर कैमरा रखते हैं हम लोग, भाई ट्राइपॉड रखते हैं ना, ट्राइपॉड पर क्या रखते हैं? कैमरा। तो जब कैमरा रखते हैं तो कैमरा का वेट आता है, पर तीनों पर क्या हो रहा है? अलग अलग जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो जल्दी से। ये जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइपॉड होता है ना ऐसा, तो तीनों पे फोर्सेस तो आ रहे हैं, वो तीनों पे जो फोर्सेस आ रहे हैं, जो तीनों नीचे की रॉड्स हैं जिन पे वो ट्राइपॉड रखा हो जाता है, राइट। ट्राइपॉड एक हमारे पास भी है, हम दिखा देते हैं आपको, ये रखा हुआ है ट्राइपॉड। तो भाई इस ट्राइपॉड में आप अगर कैमरे को लगाते हो तो क्या होता है? तो ये जो अपने को दिख रहा है, ये 1 2 3, तो ये तीनों पर फोर्सेस आ रहे हैं, राइट, और ये कॉनकरेंट हो रहे हैं। आगे जाके डेफिनेटली इनका पॉइंट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पर क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का। अगला बोल रहे हैं अपना कौन सा है? नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखो ये सपोज हमारे पास कोई 3 डायमेंशन में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, या कोई भी हमारे पास एक रूम है, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे क्या होगा? तो इस पर हमने क्या किया, ये एक्सिस बन गई इसकी, एक्स वाई जेड, राइट। एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स यहाँ लगाया। तो देखो क्या तीनों फोर्स एक ही प्लेन पर है? नहीं है। पर तीनों फोर्स पैरेलल हैं? हाँ है। तो क्या बोल देंगे अपन? पैरेलल हैं पर कोप्लेनर नहीं है, तो नॉन कोप्लेनर है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर पैरेलल
force system. The line of action of all the forces are parallel to each other but not lie on the same plane. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें वेट ऑफ द बेंचेस इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में जब आप बात करते हो तो उसमें जो वेट होगा किसका, बेंचेस का, तो वो आपका क्या होगा, वेट ऑफ बेंचेस। जो वेट ऑफ बेंचेस है वो क्लासरूम में जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा, है ना। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके रूम में आप देख रहे हो इधर पर कुछ वेट लगा, इधर पे कुछ वेट लगा, तो वो दोनों वेट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, राइट, पर वो एक ही प्लेन में है क्या, नहीं है। इसी तरीके से भाई आप यहाँ पर कुछ फोटो फ्रेम वगैरह लगा दोगे, यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम लगा दोगे, ऊपर से आपने पंखा लगा दिया, तो क्या होगा, क्या इसका वेट इसका वेट इसका वेट एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, लेकिन क्या वो एक ही प्लेन में है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन कोप्लेनर पर पैरेलल है, इसलिए पैरेलल। तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स ये हैं, और इस सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, राइट। चलिए द लास्ट वन इज व्हाट, कि ना तो वो कॉन्करेंट होगा और ना ही वो पैरेलल होगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो आप ऐसा कुछ भी बना दो यार, इस वाले पर इधर लगा दो, इस वाले पर इधर लगा दो, इस वाले पर इधर लगा दो, इस पीछे वाले पे इधर लगा दो, इस वाले पे इधर लगा दो, तो ये फोर्सेस क्या हैं, अलग अलग प्लेन पर हैं। इनको नाम भी दे दिया करना भाई, F1 F2 F3, है ना, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना के आना और एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख कर आना, आपको देखना फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाइएगा तो बेहतर आपको रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट lie on the same plane, neither meet at a point nor parallel to each other। मतलब ना ही एक प्लेन में है, ना ही एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, और ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेस, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। आई होप आप सभी को ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और इसका एग्जाम्पल होगा फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मूविंग बस। एक मूविंग बस में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो सभी के सभी कैसे होंगे, डेफिनेटली वो नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्सेज होंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक का जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम है वो समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसका डिटेल वाला हमारा जो गेट वाला आएगा उसमें आप देखेंगे तो उसमें हम बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। अभी आप अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि डिफाइन द, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिफाइन द कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। तो आई होप आप समझा सकते हैं कि कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है और कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्करेंट फोर्सेज विद द सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हमने भी एग्जाम्पल्स दिए थे कॉन्करेंट फोर्सेज के लिए, टग ऑफ वॉर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो आप उसके थ्रू समझा सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है, 2015, 16, 18, 19, 20, भाई इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, समझ रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और आई होप बस आपको क्या करना है, जो अभी हमने 10-15 मिनट में पढ़ा है वही लिखना है बस, ठीक है। और सब में एक ही लाइन है, क्या, इतना तो सब में चलना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, इतना तो आपको हर एक में लिखना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब उसने बोला कोप्लेनर, तो ऑन सेम प्लेन, तो कोप्लेनर। फिर बोल रहा है कॉन्करेंट, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। बेटा 2 मिनट में देखो, 2 मिनट में डेफिनेशन लिख दी अपन ने, 2 मिनट लगे अपने को डेफिनेशन लिखने में, बस लिखने का कलाकारी है। तो ऐसे 1-2 बार लिख के देख लोगे अपने मन से बना के। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ना घबराएं, हम भी हिंदी मीडियम के थे और आप बिल्कुल आराम से उसको लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसा लिख दो बस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, एक ही प्लेन से पास हो रहे हैं तो उनको कोप्लेनर फोर्सेस बोलेंगे, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे, राइट। चलिए डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। ये देखो, ये तो पूरा का पूरा आ गया, तो जितना अपन ने लिखा था पूरा लिख देना। ये 12 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। हाँ,
एंड सिमिलरली आपको डिफरेंस बताना है कोलिनियर एंड कॉनकरेंट फोर्सेज में। यार बता सकते हो यार, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन से पास होने वाले, मतलब सभी की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, सेम होगी। और कॉनकरेंट मतलब क्या, एक ही पॉइंट से पास होने वाले, मतलब सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। ये आरजीपीवी 2015 का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने ये अभी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स देखे हैं। ये वाला, ये पूरा यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ से फोर्स सिस्टम से आप क्लासिफाइड करिएगा, इतना लिखिएगा, फिर आप ये डेफिनेशंस लिखिएगा, कुछ डायग्राम्स बनाइएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे जाएंगे, ये भी आप ऐसी डेफिनेशन बनाकर डायग्राम बनाकर आपका काम हो जाएगा। एंड देन दिस वन मैं बता रहा हूँ, आपके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप मैकेनिक्स में कहीं पे भी अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, बिल्कुल पाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ऐसे करके आप मार्क्स को गेन कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो देखो इधर देखो। अब अगली चीज़ आ रही है, एक एक करके हमें सभी फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं पर कौन से कोप्लेनर वाले, उन सबके रिजल्टेंट को फाइंड करना सीखना है। कभी भी फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखो, क्योंकि ये वेक्टर है तो दो तरीके के मेथड्स हमेशा चलेंगे, एक होगी एनालिटिकल अप्रोच, एक होगी ग्राफिकल अप्रोच। एनालिटिकल मतलब जिसमें हम पूरा एक फार्मूला ड्राइव करके फार्मूले का यूज करते हैं, और ग्राफिकल मतलब उसकी हम चित्रकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं। जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो जैसे हमने फोर्स को ही ले लिया और फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो मैग्नीट्यूड है उसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेक्टर है उसको हमेशा एक लाइन से क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस लाइन की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। बेटा मैग्नीट्यूड को बता रही होगी कि कितना मैग्नीट्यूड है। जैसे OA, तो ये OA अगर हमारा फोर्स है 10 न्यूटन का, तो ये OA जो 10 न्यूटन है वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक स्केल मानना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। और ये स्केल क्या होगा वो समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि भाई 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और स्केल लेकर हम 2 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो समझे इस बात को। 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। और चूंकि ये 10 न्यूटन है तो इसमें 10 का इंटू कर दिया, तो जब यहाँ इंटू किया तो यहाँ पे भी इंटू हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा ये सेंटीमीटर। ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो मतलब 10 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर पे जाएंगे। अब सपोज ये फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री पर लगा हुआ है 10 न्यूटन का। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ से 30 डिग्री पर जाएंगे। कितनी डिग्री पर बेटा, 30 डिग्री पर जाएंगे। देखिए कैसे जाएंगे, तो हमने ये लिया एक, कोई हमारे पास सबसे पहले काम किया हमने क्या, सबसे पहले हमने एक पॉइंट बना लिया। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ओरिजिन है 0 0, और इस ओरिजिन से हम गए 30 डिग्री, ये, और इस पर जाकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना। जस्ट अ मिनट, या मत करो, यहां पे से पॉइंट बना लो एक, ये पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब हम स्केल लेकर आए और इस स्केल से हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया है और ये लिया। अब थोड़ा बड़ा कर लो, हाँ बेटा। आप 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएंगे, कितनी, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाएंगे। तो इसको पहले 0 0 पर ले आए, ये आ गया हमारा 0 0 पर, और अब 5 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 और ये हो गई 5।
तो 5 सेंटीमीटर लंबी, देखो यहां पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, ये 5 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन बना दी। ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को। ये है 10 न्यूटन का फोर्स, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें स्केल लेना है और कैसे हमको बनाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे रिजल्टेंट को फाइंड करना चालू करते हैं। पहला फोर्स सिस्टम है हमारे पास कोलिनियर फोर्स सिस्टम। लेट अस अज्यूम कि भाई हमारे पास कोलिनियर में वही बात है, कैसा होगा कोलिनियर, तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे फोर्स लग रहा है F1, F2, F3 एंड सो ऑन, कितने भी लग सकते हैं। एनालिटिकल मेथड क्या होगी तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट इसका होगा प्लस माइनस F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3। अब आप सोच रहे होगे सर ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है, ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है। प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन मानेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा हमारा, लेट अस अज्यूम कि अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो वी आर टेकन एज पॉजिटिव, और अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो वी आर टेकन एज नेगेटिव। हम इसको नेगेटिव लेंगे और इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये हमें डायग्राम दिया, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा, तो F1 का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो प्लस F1 प्लस F2 माइनस F3, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास कितना कितना है, तो ये 5 न्यूटन, ये 25 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5 प्लस 25 माइनस 15 दैट विल बी 15। तो प्लस 15 इज द आंसर। प्लस 15 का मतलब है जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, राइट, पॉजिटिव है। अब अगर हम लोग इसी को ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली कैसे देखेंगे जरा देखिएगा। तो हम एक स्केल मान लेते हैं और स्केल क्या मान रहे हैं कि 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, चलेगा, चलेगा, है ना। अच्छा, या 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मानने में आसान रहेगा हमारे लिए, 1 सेंटीमीटर मान लो। तो जरा सोचो 25 जो F1 है वो कितना हो जाएगा बेटा, 5 न्यूटन, मतलब उसको हमें कितना लंबा बनाना है, 1 सेंटीमीटर। F2 कितना लंबा बनाना है, 25 न्यूटन, मतलब उसको कितना बनाना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 25 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा भाई, अभी सिखाया ना मैंने बेटा, कैसे करेंगे इसको। देखो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन बराबर 1/5 सेंटीमीटर, तो 25 न्यूटन बराबर 25 का इंटू कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप F3 का लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तो F3 का हो जाएगा 15/5 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, स्केल, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे डायरेक्शन के साथ इसको। सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को नाम दिया O मतलब 0 0, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 0 0 से चालू हो रही कहानी। और सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्केल ले लिया, ठीक। अब इस स्केल पे हमें कितना चलना है, तो पहले बार में हमें चलना है प्लस 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो मैं रेड कलर से बना रहा हूं इसको, ये 1 सेंटीमीटर हम चल लिए, ये चल लिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि भाई 5 सेंटीमीटर चलना है, चलो ये ग्रीन कलर से हम 5 सेंटीमीटर और चल लिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ना, आप समझना। अब आपका स्केल यहाँ आ जाना चाहिए, ये इस जगह आपका स्केल आ जाना चाहिए, राइट। और यहाँ से अब आप 5 सेंटीमीटर चलेंगे, ये
फिर आपका स्केल यहां जाएगा। अब आपको कितना चलना है वो देखो आप, तो अब आपको 3 सेंटीमीटर चलना है, लेकिन अब निगेटिव है। अब कैसा है बेटा, निगेटिव है। देखो ना, ये पॉजिटिव इसी साइड था तो हम इसी साइड चल दिए, ये भी इसी साइड था तो इसी साइड चल दिए। अब 15 कहां जाना है, इधर। लेकिन 15 कहां से जाना है, मतलब 3 सेंटीमीटर कहां से जाना है, तो हमें 3 सेंटीमीटर यहां से जाना है। तो हमने यहीं पर 3 सेंटीमीटर बना लो ऐसे पहले, ये, और यहां से 3 सेंटीमीटर वापस आना है अपने को, है ना, यहां से 3 सेंटीमीटर अपने को वापस आना है। तो ये व्हाइट कलर से मैं वापस आ रहा हूं, ये आ गया मैं 3 सेंटीमीटर वापस। अब समझना, पहला पॉइंट आपका क्या था, O, अगला पॉइंट क्या था बेटा, A, फिर B, ये नहीं था, B कहाँ था, ये वाला था B, और फिर आप यहाँ आ गए, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये वाला, ये पॉइंट है आपका C। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ देंगे। आप देखिए कैसे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। स्केल लीजिए, यहाँ रखिए और जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको एक लेंथ मिलेगी, वो लेंथ आ गई लगभग 3 सेंटीमीटर आ गई। ये 3 सेंटीमीटर लंबी लेंथ आ गई, मतलब OC जो मिला है तुमको वो मिला है 3 सेंटीमीटर। और OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OC रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट OC के बराबर है, मतलब 3 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन ये एक फोर्स है और ये लेंथ है, तो हमने लेंथ को, फोर्स को लेंथ में कन्वर्ट किया था, अब हम लेंथ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फोर्स में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 5 न्यूटन। तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 15 सेंटीमीटर, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो जरा देखो भाई, पहले आप कहाँ गए थे, पहले आप कहाँ गए थे, जरा देखो ध्यान से, पहले आप कहाँ गए थे, O से A गए थे, ये डायरेक्शन था किसका, F1 का। फिर आप कहाँ गए थे, तो फिर आप गए थे A से B। A से B किसको रिप्रेजेंट करा जा रहा था, देखो ध्यान से देखो, ये रिप्रेजेंटेशन था OA, ये F1 का था। A से B किसका रिप्रेजेंटेशन है, F2 का। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ F2। और C, B से C रिप्रेजेंटेशन किसका है, F3 का। तो B से C कौन आया बेटा, F3। कुछ समझ में आ रहा है। और OC क्या है, तो OC इज द रिजल्टेंट। तो OC कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया रिजल्टेंट में। तो हमने OC में इंटू किया किसका, स्केल का। OC में इंटू किया किसका, स्केल का। स्केल क्या था, तो स्केल, OC की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और स्केल कितने का था, 5 का। तो अब ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ गया है 15 न्यूटन। याद रखना, 15 न्यूटन इज द रिजल्टेंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो O से C की तरफ, O से C की तरफ, मतलब दिस साइड। और दिस साइड जो हमने लिया था वो पॉजिटिव लिया था, इसीलिए जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव आ गया है। आई होप आपको जो पहली मेथड है, और बड़ी आसान मेथड है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, एनालिटिकल मेथड वो बहुत आसान है, और ग्राफिकल मेथड भी आसान है, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आई होगी, राइट। अब बात यही आती है कि क्या हमें हर जगह ये 2 मेथड लगानी है, तो बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, हमें हर जगह 2 मेथड लगानी है और सीखनी है। क्योंकि कई बार होता है, क्या होता है, देखो एनालिटिकल में दिमाग लगाना पड़ता है और ग्राफिकल में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैंने बताया वैसे करना है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है, फिर वहाँ से F1 लेंथ का जो भी मान लिया उसको लेकर चलना है, तो A पॉइंट आ जाएगा, फिर A से B तक गए, फिर से F2 आ जाएगा, फिर B से C आ गए तो F3 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। और O से C को जोड़ दो तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। सिंपल इतना काम करना है, आपके पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएगी, राइट। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अभी हमारी RGPV की सीरीज कंटिन्यूअस है, और आपको हम एग्जाम के पहले ये पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं, राइट। और न्यूमेरिकल भी जो आए हुए हैं आपकी RGPV में, और साथ ही साथ आपकी मनपसंद जो किताब है शिवानी क्वेश्चन बैंक है, उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि RGPV के जो चैनल्स हैं
RGPV के लिए जो है वो आपको पूरा एक मिल जाएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो आपको पूरे सोल्यूशंस लगभग मिल जाएंगे। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऐसी कोई भी नोट्स या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपको ये चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी। सेकेंड ईयर में हम आपको सोम के नोट्स देंगे, आपके पास मशीन डिज़ाइन किए जाएंगे, और भी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब किए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया है, आप लोग इन्जॉय कर रहे हो इस सीरीज़ को। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।